মুক্তিযোদ্ধাদের নাতিপুতিরাও পাবে না, তাহলে কি রাজাকারের নাতিপুতিরা পাবে? शेख हसीना के इस भाषण के बाद बांग्लादेश में आरक्षण के नाम पर चल रहे आंदोलन ने ज्वलंत रूप ले लिया और आंदोलन के नाम पर आतंक मचाने वाली भीड़ शेख हसीना के घर में घुस गई। इस भीड़ को अपनी ओर आता हुआ देख शेख हसीना तो देश छोड़ करके भाग गई। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद इस आंदोलन ने थमने की बजाय हिंदुओं पर नरसंहार का रूप ले लिया। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज हिंदू पर हमले होने लगे, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जाने लगा, हिंदुओं की दुकानों को लूटा जाने लगा, हिंदुओं के घरों पर हमले और हिंदू बेटियों से दुष्कर्म की खबरों से सोशल मीडिया भर गया। दोस्तों, यहाँ तक की खबरें आपने कई जगह पर देखी और सुनी होंगी, लेकिन शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुए आज 7 दिन से भी ज्यादा हो गए, लेकिन बांग्लादेश के मुसलमानों का, बांग्लादेश की माइनॉरिटी हिंदूज पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा और बांग्लादेश की आर्मी भी सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने का काम कर रही है। आरक्षण के नाम पर खड़े हुए इस आंदोलन का मकसद शेख हसीना की सरकार गिरते ही पूरा हो गया था। फिर बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बांग्लादेश की माइनॉरिटीज ने तो आपके आरक्षण पर कोई रोक टोक नहीं लगाई थी। आप लोगों की लड़ाई तो आप लोगों की सरकार से थी, तो वहाँ की माइनॉरिटीज पे इतने हमले क्यों? क्या अब भी इस नरसंहार को छात्र आंदोलन कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज हिंदू पर चलने वाला आतंक पूरी दुनिया के सामने एक कौम का चेहरा उजागर करता है। बांग्लादेश की माइनॉरिटीज हिंदुओं पर होने वाले हमले की घटना ये बता देती है कि जब भी इन अमन पसंद लोगों को मौका मिलता है तो ये बता देते हैं कि इन्होंने इस्लाम में पैदा होने के बाद क्या सीखा। कट्टरता और बर्बरता इनके खून में है, लेकिन ये इतने कायर हैं, जब इनको कोई जवाब देता है तो ये रोने लगते हैं कि हम पर जुल्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही इनको मौका मिलता है तो ये अपनी औकात दिखाने से बाज बिल्कुल नहीं आते। कुछ साल पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन जब पाकिस्तानियों का जुल्म बांग्लादेशियों पर बढ़ने लगा तो भारत की मदद से बांग्लादेश को आजाद करवाया गया। और ये जाहिल ये भी भूल गए कि बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए बांग्लादेश के हजारों हिंदुओं ने भी अपनी जानें दी थी। और ये बांग्लादेशी जाहिल उन हिंदुओं की कुर्बानी का एहसान चुकाने की बजाय उनसे इस तरह से बदला ले रहे हैं। इन जाहिलों ने ये बता दिया चाहे कुछ भी हो जाए रहेंगे तो हम पाकिस्तानी, लेकिन ये जाहिल ये भूल गए कि पाकिस्तान का इलाज भारत किस तरह से करता है। जिस दिन भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान वाली कैटेगरी में डाल दिया उसी दिन गेम ओवर हो जाएगा। अब मेरे इस वीडियो से कुछ लोगों की भावनाएं हाथ हो जाएंगी, लेकिन जरा रुको और ये बताओ कि ये बांग्लादेशी मुसलमान जिन्होंने आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुस गए, अब ये शेख हसीना के घर में घुसकर शेख हसीना की ब्लाउज में कौन सा आरक्षण ढूंढ रहे हैं? जो बांग्लादेश की डेमोक्रेसी कहीं खो गई थी, क्या उसको ये शेख हसीना की ब्लाउज में ढूंढ रहे हैं? अगर तुम लोगों का मकसद वाकई अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए था तो वो मकसद तो शेख हसीना के देश छोड़ते ही पूरा हो गया। तुम लोगों की लड़ाई अगर वाकई में अपने हक और देश के लिए थी, वो लड़ाई तो तुमने जीत ली। शेख हसीना के देश छोड़ते ही तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए, तो अब क्यों दुनिया को अपना असली चेहरा दिखा रहे हो? बांग्लादेश के मुसलमानों ने पूरी दुनिया को बता दिया कि वो उनके बारे में कोई गलतफहमी ना पाले। जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो अपनी जात दिखाई देंगे। इजराइल वाले केस में क्या हुआ था? पहले हमास ने इजराइल पे हमला करके इजराइल के बेगुनाह निर्दोष लोगों की हत्या की और इजराइल के निर्दोष औरतों और बच्चों को उठाकर ले गए। और जब इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनकी बैंड बजाई तो रोने लगे कि इजराइल हम पे जुल्म कर रहा है। अरे भाई, इजराइल का इतिहास तुमको नहीं पता है? जब जब तुम लोगों ने इजराइल पर हमला किया है तब तब इजराइल ने उस हमले के जवाब में तुम लोगों की ढंग से बैंड बजाई है। तो तुम लोग क्या उम्मीद कर रहे थे इजराइल से? तुम इजराइल के बेकसूर लोगों को मारोगे और इजराइल देखता रहेगा, वो तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाएगा? भाई, इजराइल तुम्हारा नाम और निशान मिटा देगा और दुनिया इजराइल का एक बार भी नहीं उखाड़ पाएगी। इजराइल ने गाजा को पूरी तरह शमशान बना दिया। इतने सारे मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद तुम लोगों ने इजराइल का क्या उखाड़ लिया? तुम लोग बस कमजोर आदमी पर ही जुल्म कर सकते हो। उस इजराइल के सामने तुम लोगों की पैर गीली हो जाती है जो पिछले 1 साल से गाजा में कत्लेआम मचा रहा है। जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था तो हमास वाले ये अच्छी तरह जानते थे कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करते समय कोई भी रहम नहीं दिखाएगा। और क्यों दिखाए इजराइल रहम? गांधी जी इजराइल में थोड़े ना पैदा हुए थे जो कहते थे कि तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे करो। इजराइल की तो थ्योरी ही अलग है। इजराइल कहता है कि कोई तुम्हारी तरफ आंख दिखाए तो उसकी आंखें ही नोच लो। जब आप लोग इजराइल के द्वारा गाजा में किए गए नरसंहार को गलत कहते हो, खुद बांग्लादेश में वो काम क्यों कर रहे हो? इजराइल ने जो गाजा में किया उसको सीधा सीधा नरसंहार कहा जाएगा। किसी भी तरह से वो सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जो हमास ने किया, क्या वो सही था? जो बांग्लादेश के मुसलमान बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ कर रहे हैं वो क्या है? क्या वो आपकी इबादत है? किसी भी बेगुनाह को मारना हर धर्म में गलत ही कहा गया है। अगर आप वाकई में एक अमन पसंद कौम हो तो आपके अमन और शांति चेक करने का मीटर हिंदुओं के मामले में ही क्यों खराब हो जाता है? इस दोगलेपन से कब बाहर निकलोगे आप लोग? हमारे देश में कई ऐसे नेता हैं जिनका दिल गाजा में हमलों के दौरान फूट फूट कर रोता था, लेकिन मजाल है
बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमलों के दौरान वो एक शब्द बोल जाए। राहुल गांधी जो दुखियों का दर्द बांटने के लिए हर जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रही हिंसा के मामले में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। राहुल गांधी अपने आप को शिव भक्त बताते हैं। डरो मत डराओ मत की बात करने वाले राहुल गांधी क्यों बांग्लादेश के मुसलमानों के द्वारा वहाँ के हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचार पर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं? उनको कौन डरा रहा है? क्या राहुल गांधी को उस वोट बैंक का डर है जो बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर खुशी मना रहे हैं? राहुल गांधी को किस बात से डर लग रहा है? दोस्तों, इन नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, चाहे अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो या ओवैसी हो। वोट बैंक को बचाने के चक्कर में ये लोग भूल जाते हैं जो निर्दोष हिंदू बांग्लादेश में मारे गए या जिन हिंदुओं की दुकानें लूटी गईं, घर जलाया गया, उनके बारे में भी हमें 2 शब्द बोलने चाहिए। दोस्तों, मैं अपने पहले की वीडियो में बता चुका हूँ ये नेता कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, और राहुल गांधी तो अभी नए नए हिंदू बने हैं। हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए राहुल गांधी ने शंकर भगवान का कॉपीराइट लिया है। खैर, इतनी बड़ी घटना पर हमारे मोदी जी जो अपने आप को हिंदुओं का मसीहा समझते हैं, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। बांग्लादेश में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी, हमारे देश के NSA अजीत डोभाल साहब क्या कर रहे थे? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रोग्राम भारत के रास्ते लंदन जाने का था, लेकिन लंदन और US की गवर्नमेंट ने हसीना को अपने यहाँ लेने से मना कर दिया। बावजूद उसके अभी तक हमने शेख हसीना को क्यों अपना मेहमान बनाकर रखा हुआ है? क्या शेख हसीना को भारत में पनाह देना भी एक वजह हो सकती है जिसके कारण बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है? दोस्तों, एक देश का रिश्ता दूसरे देश के साथ होता है, ना कि एक प्रधानमंत्री का दूसरे प्रधानमंत्री से। क्या मोदी जी अपने पर्सनल रिश्ते निभाने के चक्कर में देश के नीति नियमों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे? अफगानिस्तान के केस में हम सब ने देख लिया कि जैसे ही अफगानिस्तान में पुरानी सरकार गिरी तो हमारे देश ने अफगानिस्तान की नई तालिबानी सरकार को अपना सपोर्ट दे दिया। करना तो हमको बांग्लादेश में भी वही पड़ेगा, और यदि हमको बांग्लादेश की नई सरकार को अपना समर्थन देना है तो फिर इतना सोचा विचारी क्यों? बांग्लादेश की जनता और बांग्लादेश की सरकार दोनों ही शेख हसीना को अपना दुश्मन समझती हैं, और शेख हसीना भी यही समझती होंगी, वरना वो अपना देश छोड़ करके नहीं जाती। अब बांग्लादेश की दुश्मन को हम लोगों ने बना दे रखी है, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। यदि हमारे मोदी जी शेख हसीना को ये साफ साफ कह देते कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए और हमारे देश की जमीन खाली करो, हमारा पीछा छोड़िए, इस तरह का अल्टीमेटम देकर मोदी जी बांग्लादेश में एक संदेश दे सकते थे ताकि वहाँ पर हो रही हिंदुओं के ऊपर हिंसा रुक सके। 2 देशों का युद्ध रुकवाने वाले मोदी जी अक्सर छोटे छोटे कामों में चूक जाते हैं। खैर, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं, लेकिन मर रहा है बांग्लादेश का निर्दोष हिंदू। हमारे मोदी जी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आता है तो वो कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर मोदी जी शुरुआत में ही बांग्लादेशियों को ये कह देते कि अगर हमारे हिंदू भाइयों पर कोई भी जुल्म हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तो क्या बांग्लादेश की हिम्मत है जो वो हिंदुओं के ऊपर में एक भी अत्याचार कर सके? वैसे तो ये नेता चिल्लाते रहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, लेकिन जब वाकई में हिंदू और हिंदू धर्म खतरे में आता है तो ये नेता कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। या फिर हो सकता है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को ये नेता हिंदू ही ना मानते हो। हिंदुओं पर हो रहे इस हमले का फायदा हर तरह के नेता उठाते हैं। कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनका वोट बैंक इस हमलों से खुश होता है, और कुछ नेता ऐसे होते हैं जो इन हमलों को दिखाकर हिंदुओं के रक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और हिंदुओं का वोट बटोरते हैं। दोस्तों, दोगलेपन की मिसाल हमारे देश में भी बहुत मिलती है। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश में तो ये चाहते हैं कि वहाँ के मुसलमान वहाँ के हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहे, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जब भी किसी माइनॉरिटी पर कोई जुल्म या अत्याचार होता है तो उन्हीं बुद्धिजीवियों को बहुत मजा आता है। जो व्यवहार आप अपने लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस व्यवहार को आपको दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। मैं हर उस मुसलमान के साथ खड़ा हूँ जिसके साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर चाहे वो गाजा का ही क्यों ना हो, और मैं हर उस हिंदू के साथ खड़ा हूँ जिसके घर बांग्लादेश में जलाए जा रहे हैं। मेरी नजरों में गाजा में जो हुआ वो भी गलत था, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भी गलत है, और जो हमास ने इसराइल पर किया था वो भी गलत था। जिस दिन आप दुनिया को इंसानियत के चश्मे से देखोगे, उस दिन आप हिंदू और मुसलमान में फर्क करना भूल जाओगे।
पाओगे। बात अगर सच हो तो वो कड़वी जरूर होती है। तो अपने गिरेबान में झांक कर देखो और पूछो अपने आप से, गलत हमेशा गलत ही होता है। और जो वो ऊपर बैठा है, ऊपर वाला, जिसको कोई अल्लाह के नाम से जानता है और कोई भगवान के नाम से जानता है, वो हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करता। वो सबके गुनाहों का हिसाब बराबर कर देता है। तुम अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी मजलूम के ऊपर कोई जुल्म करोगे तो उसका हिसाब इजराइल गाजा पट्टी में ब्याज के साथ बराबर करेगा। बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को देखते हुए हमारा एज ए इंडियन क्या फर्ज बनता है? हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में कोई भी अराजक तत्व इन सब घटनाओं का फायदा उठाने में सफल न होने पाए। हमारे देश की एकता और शांति ही हमें इन दहशतगर्द मुल्कों से अलग करती है। आज छोटे मोटे झगड़े विवाद कहाँ नहीं होते, हर जगह होते हैं। और इन छोटे मोटे झगड़े विवादों को संभालने के लिए हमारे देश की पुलिस ही काफी है। वो तुरंत इनका इलाज कर देती है। किसी भी देश में अगर वहाँ की रहने वाली माइनॉरिटी अपने आप को खतरे में महसूस करती है तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।